तो आज हम उर्दू साहित्य के उद्भव और विकास पर बात करेंगे, या फिर उर्दू साहित्य का की शुरुआत कैसे हुई, उसके जो विभिन्न चरण रहे उसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो यही कि उर्दू जो भाषा है उसका जन्म जो है वो हिंदुस्तान में हुआ और हिंदी के साथ हुआ। ये दोनों भाषाएं जो है, जिस हिंदी को आज हम बरतते हैं या बोलते हैं, इस हिंदी का जन्म और उर्दू का जन्म एक ही साथ हुआ। वैसे तो हिंदुस्तान को हिंद कहने की परंपरा बहुत पुरानी है, लगभग ईसा के जन्म से 400-500 वर्ष पूर्व से। जो फारस के लोग थे, जो पर्सियन या पारसी लोग थे, वो सिंधु नदी के किनारे के लोगों को वो फारसी में नहीं होता, स का उच्चारण ह होता है, इस वजह से वो हिंदू कहते थे या हिंद कहते थे। 11वीं शताब्दी में जब महमूद गजनी के साथ अलबरूनी आया, उसकी जो उसने फिर किताब लिखी, वो किताब अब हिंदी में भी उपलब्ध है। उसका नाम उसने किताब उल हिंद रखा, या फिर गणित जो बहुत पहले हिंदुस्तान से कई शताब्दियों पूर्व फारस गया था, तो उस गणित को वो लोग हिंदसा कहते थे। यानी हिंदुस्तान से जो भी संबंधित था या भारत देश से जो संबंधित था, उसको वो हिंद शब्द के साथ जोड़कर देखते थे, कहते थे। तो उसके बाद जब वहां से जब बहुत सारे लोग फारस से, अरब से, तुर्की से हिंदुस्तान आए। पहले तो बहुत सारे लोग आक्रमण कर किए और फिर चले गए, पर जब यहाँ पर आकर जब तुर्की के जो दूसरे शासक थे रहना उन्होंने शुरू किया, तब जो साथ में व्यापारी आए थे, सूफी आए थे, और जो शासक थे, उनको हिंदुस्तान के लोगों के साथ एक तरह से कम्युनिकेट करने के लिए एक भाषा की जरूरत थी। वैसे हिंदू जो मुसलमान हो गए थे, उनका धर्म तो बदला था पर बोली नहीं बदली थी, तो उनको किसी तरह की तकलीफ थी नहीं। पर जो बाहर से आए और यहाँ रहने लगे, तो वहां से जो अरबी और फारसी से मिश्रित जो खड़ी बोली के साथ, या जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आगरा के आसपास का, पंजाब के आसपास की बोलियां हैं, भाषाएं थी, उनसे मिलकर के एक नई भाषा बन रही थी। वो जो अरबी फारसी में जिसमें ज्यादा शब्द थे वो उर्दू कहलाई, और जिसमें यहाँ की बोली बानी के जो ज्यादा शब्द थे या संस्कृत के कुछ शब्द थे, वो धीरे धीरे वो हिंदी हो गई। तो ये वही आगरा के बाजार, और आगरा में एक बहुत बड़ा बाजार होता था हिंदुस्तान का, जहाँ पर सारे व्यापारी जो लोग हैं, दूर दूर से व्यापारी आते थे और वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते थे। तो इस तरह से धीरे 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 वहीं से उर्दू और हिंदी का जो है एक तरह से विकास जो है वो शुरू हुआ। उर्दू भाषा में जो है भारतीय भाषाएं और बोलियां, इनके शब्द थे। फारसी, अरबी, तुर्की भाषाओं से के शब्द थे, और इन सब से मिश्रित जो एक भाषा बनी वो उर्दू कहलाई। और इसलिए हिंदुस्तान के बाहर और अब पाकिस्तान के बाहर, क्योंकि पाकिस्तान अब एक स्वतंत्र देश है, तो इसके बाहर कहीं उर्दू नहीं बोली जाती। अगर आप अरब जाएंगे, अरबियन जो कंट्रीज हैं, वहां जाकर उर्दू अगर आप बोलेंगी तो कोई नहीं समझेगा, क्योंकि वो पूरी तरह से यहाँ की भाषा है, यहीं की मिट्टी में पैदा ही हुई उर्दू। और हिंदी और उर्दू जो है लगभग इसकी यात्रा एक साथ शुरू हुई, एक ही साथ ये दोनों भाषाएं बनी। आपको आश्चर्य होगा कि संस्कृत के किसी ग्रंथ में आपको हिंदी शब्द नहीं मिलेगा, क्योंकि है ही नहीं। ये हिंदी शब्द ही जो है वो फारसी लोगों की देन है, तो इसीलिए हिंदी शब्द का व्यवहार आपको कहीं नहीं मिलेगा। फिर धीरे धीरे यहाँ पर आप देखेंगे कि हिंदवी शब्द जो है दिखाई पड़ता है, जिसका प्रयोग अमीर खुसरो ने भी अपनी रचनाओं में किया। वो हिंदवी कहते हैं, जो बाद में फिर हिंदवी से, यानी हिंद की, यानी हिंद से उसका संबंध है। तो धीरे धीरे इस भाषा का विकास जो है वो शुरू होता है, और बहुत सारे लोग हैं जो जिसका धीरे इस भाषा के विकास में
और उसको आगे बढ़ाने में उसका मतलब योगदान है। एक थे मसूद साद सुलेमान। ये फारसी भाषा में कहा जाता है कि एक तरह का इन्होंने एक काव्य विधा या एक रूप विकसित किया था जिसको जेल काव्य या हब्सिया शायरी कहते थे। उनके उनके अनुसार मतलब उनकी जो बातें हैं, तो इन्होंने ये बात कही थी कि लगभग इनका कि इन्होंने हिंदी में भी कुछ लिखा है जो अब अभी अनुपलब्ध है। ये लाहौर के रहने वाले थे और उन्होंने ये कहा कि फारसी के साथ साथ इन्होंने हिंदी में भी कुछ लिखा है, पर वो अनुपलब्ध है। पर हिंदवी शब्द का प्रयोग जो है वो मसूद साद सुलेमान के यहाँ दिखाई पड़ता है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का जो समय आता है, जो लगभग 1296 से 1317 के बीच का समय है, इसमें अमीर खुसरो जैसे कवियों को हम देखते हैं। फारसी जो कवि काव्य हैं उनमें जो है हिंदवी शब्द जो है वो बहुत बार आता है और वो ये बताते हैं कि मतलब इस भाषा से उन्होंने ये शब्द लिया है, या हिंदवी जो है यहाँ के हिंदुस्तान में बोले जाने वाली भाषा है। अमीर खुसरो के यहाँ, अमीर खुसरो जो है वो फारसी में लिखते थे, लेकिन वो जो पहेलियां हैं, मुकरियां हैं और कुछ कुछ जो शायरी है वो हिंदी में भी करते थे। जैसे उनका और यहाँ की जो भाषाएं थी, जैसे ब्रज भाषा का प्रभाव उनकी रचनाओं पर, अमीर खुसरो की रचनाओं पर आप देख सकते हैं। जैसे उनका एक बहुत प्रमुख एक शायरी या कविता है जिसमें कहते हैं कि गोरी सोवे सेज पर डाले मुख पर केश, चल खुसरो गर आपनो रैन रैन भयो चहु देश। है ना। तो मतलब चारों तरफ अंधेरा हो गया। तो इसमें देखिए ब्रज भाषा भी है और ये हिंदवी है, और वो लिख रहे थे अरबी फारसी में, हिंदी में तो या देवनागरी में तो लिखते नहीं थे। तो इस तरह से जो हिंदवी शब्द का व्यवहार है हमको अमीर खुसरो के यहाँ भी मतलब सबसे पहल जो जो रूप है वो वहाँ दिखाई पड़ता है। जैसे उन्होंने एक रचना है अमीर खुसरो की, उस रचना का नाम है गुर्रत उल कमाल। ठीक है, फारसी की रचना, लेकिन उसमें वो ये कहते हैं, मतलब फारसी की कविता है जिसका मैं आपको हिंदी अनुवाद बता रहा हूँ, कि मैं हिंदुस्तान का तोता हूँ, अगर तुम मुझसे पूछना चाहते हो तो मुझसे हिंदी में प्रश्न करो, तो देखो मैं कितनी मिठास से बताता हूँ। मतलब मेरे बताने में कितना मिठास होगा, ये मुझसे हिंदी में एक बार पूछ कर देखो, और मैं हिंदुस्तान का तोता हूँ, ये कहते हैं। तो इसका मतलब है कि ये सारे लोग अब रच बस रहे थे और यहाँ की बोली बानी में मतलब अपना कोशिश कर रहे थे कि उसको बरतने का, या एक भाषा, एक नई भाषा जो है वो यहाँ पर बढ़ रही थी। फिर उसके बाद जो खिलजी लोगों के बाद एक तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक जो राजा हुआ, उसने, जिसको माना जाता है कि वो मतलब पागल बादशाह के तौर पर याद किया जाता है, पर मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी जो है सीधे दिल्ली से या नॉर्थ से तुगलकाबाद यानी हैदराबाद के पास वो लेकर चला गया। और जब वो राजधानी लेकर गया तो उसके साथ साथ कई लोग भी साथ में गए। वो जो लोग यहाँ पर ब्रज भाषा बोलते थे या खड़ी बोली, मतलब आगरे के पास की बोली बोलते थे, पंजाबी बोलते थे, वो सारे लोग उसके साथ साथ साउथ गए। बहुत सारे लोग रास्ते में मतलब डेथ हो गई बहुत सारे लोग की। पर जब ये पहुंचे तो उस तुगलक का, तुगलकाबाद राजधानी दक्षिण में बनाना, उसका भी उर्दू के विकास में या कहिए हिंदुस्तानी के विकास में एक प्रमुख योगदान है। फिर तुगलक के बाद एक बहमनी राज्य आता है साउथ में, दक्षिण में, उसने भी मतलब उसमें एक तरह से उर्दू को शासकीय संरक्षण दिया और बहुत सारे सूफी संतों को भी उसने आश्रय दिया, जिसे ये सूफी संत जो है हमेशा घूमते रहते थे। तो घूमने के लिए उनको एक ऐसी भाषा की जरूरत पड़ी जो, जिस भाषा में वो यहाँ के लोगों से कम्युनिकेट कर सके। जैसे जायसी ने लिखा, उनकी लिपि अरबी फारसी थी पर भाषा उन्होंने अवधी अपनाई। तो इसी तरह से जब ये साउथ गए तो इन लोगों में से बहुत सारे लोग जो हैं मतलब वहाँ की भाषा सीख रहे थे, और उनकी भाषा पर उर्दू, वो अपनी भाषा को छोड़कर यहाँ की भाषा जो सीख रहे थे, उन्होंने कहा जो आगरे की बाजार से जो भाषा चली थी, जो थोड़ी बहुत नॉर्थ से चलकर साउथ आई, साउथ गई, तो उसमें उर्दू भाषा का एक तरह से एक रूप जो है वो डेवलप हो रहा था, वो विकास, उस भाषा जो है वो भाषा विकसित हो रही थी, जन्म ले रही थी। तो दक्षिण में जो उर्दू साहित्य का प्रारंभिक रूप है उसमें हम आप देखेंगे कि वो धार्मिक साहित्य के रूप में है या नैतिकता से भरे साहित्य के रूप में है, और उसमें एक मानवतावाद जो है वो दिखाई पड़ता है।
तो इसमें जो लोग थे जो दक्षिण में जिसमें उर्दू भाषा को बरत रहे थे और पहले पहल इसमें रचना कर रहे थे, उसमें एक प्रमुख नाम ख्वाजा गेसुद्राज का है। गेसुद्राज शाह एक बड़ा नाम है। बहाउद्दीन है, बुरहानपुरी है, मीरान जी है, निजामी है, फिरोज अहमद है। ये सारे जो लोग हैं ये उस समय के कवि थे जो दक्षिण भारत में हैदराबाद के आसपास ये सब लोग रचनाएं कर रहे थे। और इनके भी कुछ कुछ रचनाएं हैं, जैसे फिरोज का तौसीफ नामा जो है वो बहुत प्रसिद्ध रचना है। इसी तरह से बहमनी राज्य ने के बाद जो है वो एक नया राज्य आता है जो आदिल शाह का कुल है। मतलब आदिल शाह एक राजा हुआ। कहा जाता है कि ये बहुत योग्य और मतलब कि बहुत अच्छा मतलब सदाशयता से भरा हुआ राजा था और जिसने सूफी संतों को अपने यहाँ पर बहुत स्थान दिया। तो इस्लाम का जो ये भी कहा जाता है कि इस्लाम का जो प्रचार हुआ उसमें जितना यहाँ के शासकों का योगदान नहीं था उतना सूफियों का योगदान था। क्योंकि ये सूफी जो है वो प्रेम की बातें करते थे। उनका वो मतलब हथियारों की, युद्ध की, लड़ाई की, इन सब चीजों से दूर रहते थे। और सबसे पहले वो हिंदुस्तान की संस्कृति में रच बस गए, इस संस्कृति को उन्होंने पहचाना। तो इस समय बहुत सारे लोग हुए, मतलब जो कवि हुए, मतलब बहमनी जो ये आदिल शाह का जो समय था उसमें भी उसने बहुत सारे कवियों को अपने राज में स्थान दिया और ये सारे लोग उर्दू में लिख रहे थे। जैसे शाह मीरान है, शमसुल उशक है जिनकी एक रचना थी शहादुल हकीकत। ये पद्य रचना है, क्योंकि जिस तरह से हिंदी में भी शुरुआत में पद्य लिखे जा रहे थे वैसे उर्दू में भी शुरुआत में पद्य रचना हो रही थी। फिर आदिल शाह ने मतलब एक रचना के समय में एक रचना हुई। आदिल शाह का जो समय है वो 1580 से 1636 के बीच का है। उस समय एक रचना हुई नौरस, जो ब्रज मिश्रित उर्दू थी, जिसमें उर्दू तो लिखा जा रहा था पर ब्रज भाषा के बहुत सारे उसमें शब्द देखे जा सकते हैं और वो बहुत प्रसिद्ध रचना हुई। इसी तरह से जो आदिल शाह द्वितीय था, आदिल शाही के बाद उसका बेटा जो राजा हुआ, उसके समय में भी जो है वो नुसरती एक कवि हुआ जो बहुत प्रसिद्ध कवि हुआ उर्दू का, जिसने गुलशन इश्क नामक एक किताब लिखी। ये गुलशन इश्क में जो है मनोहर और मधुमालती की प्रेम कथा है। जैसे हिंदी में भी या अवधी में भी जिस तरह से हिंदू घरों की कथाओं को आधार बनाया जा रहा था, लोक कथाओं को आधार बनाया जा रहा था, वैसे ही जो है आदिल शाह द्वितीय के समय जो नुसरती जो कवि हुए उन्होंने भी गुलशन इश्क में मनोहर और मधुमालती के कथा का आधार लेकर के एक प्रबंध काव्य लिखा जो उर्दू में है और जिसमें कुछ एक शब्द जो है मतलब ब्रज भाषा के अवधी के जो है वो दिखाई पड़ता है, पर ये अब उर्दू में लिखा जाने लगा था। ऐसे ही जो है मुल्ला हाशमी, रुस्तमी, ये सब उस समय के कवि हैं जो आदिल शाह के समय में और आदिल शाह द्वितीय के समय में उर्दू साहित्य की रचना कर रहे थे। तो इस तरह से धीरे धीरे एक परंपरा आगे बढ़ती है। उसके बाद आदिल शाह के बाद एक दूसरा वंश आया जो था कुतुब शाही, जिसने हैदराबाद में गोलकुंडा का किला बनाया है। अभी भी वो किला मौजूद है और माना जाता था कि वो बिल्कुल उसको जीता नहीं जा सकता है गोलकुंडा को। 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा को अपने अधीन कर लिया था। उससे पहले उस पर कोई भी मतलब जीत नहीं दर्ज कर पाया था। बहुत सुरक्षित किला माना जाता था। तो इसमें जो कुतुबशाही जो वंश था ये भी बहुत ज्यादा साहित्य को महत्व देने वाला, कवियों को महत्व देने वाला वंश था। इसमें खुद इसका एक राजा था कुली कुतुब शाह, जो खुद कवि था या कवि थे और जिन्होंने खुद कविताएं लिखी और दूसरे कवियों को भी अपने समय में, मतलब बहुत सारे ऐसे कवि थे, तबई थे, जुनैदी थे, कुतुबी थे, इन सब लोगों को संरक्षण दिया। और यहाँ तक कि कुछ एक संस्कृत ग्रंथों का भी अनुवाद उर्दू में किया गया, जैसे तूती नामा। ये जो है माना जाता है कि संस्कृत का एक किताब है शक सप्तती, उसका हिंदी उर्दू में अनुवाद किया गया। तर्जुमा कहते हैं उर्दू में अनुवाद को, तर्जुमा करना। तो अनुवाद किया गया। तो इस तरह से उर्दू साहित्य में दक्षिण से जो है वो शुरुआत मतलब हुई। शुरुआत उत्तर से हुई, लेकिन फिर बाद में जब दक्षिण के राज्य मजबूत हुए तो वहां पर एक उर्दू जो है धीरे धीरे पल बढ़ रही थी।
मुल्ला वजही जो है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने हिंदी के शुरुआती रूप के दौरान की थी, कि हिंदी का जो गद्य जो प्रारंभिक बन रहा था, मुल्ला वजही जिसने सबरस जैसी प्रसिद्ध किताब लिखी है, तो मुल्ला वजही इसी समय के कवि हैं, ये कुतुब शाही समय के, जिनकी मृत्यु 1640 के आसपास हो जाती है, कुतुब शाह मुल्ला वजही की। तो मुल्ला वजही दक्षिण के, साउथ में उर्दू के पहले और सबरस जो है उनकी गद्यात्मक रचना है, और जिसमें वो दक्कनी कहते हैं अपनी भाषा को। ये दक्कनी जो है, बहुत सारे विद्वान ये मानते हैं कि उर्दू और हिंदी गद्य का जो दक्कनी में जो गद्य लिखा गया वो प्रारंभिक रूप है। उसमें आपको बिल्कुल खड़ी बोली हिंदी की तरह प्रयोग आपको दिखाई पड़ेगा, या उर्दू जो है उसका प्रयोग दिखाई पड़ेगा। तो मुल्ला वजही से ये शुरू होता है। फिर 1687 में जब औरंगजेब जो है वो गोलकुंडा पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो वो राजधानी जो है वो गोलकुंडा से हटा करके वो औरंगाबाद ले आता है, महाराष्ट्र का औरंगाबाद। और इस औरंगाबाद में ऐसे तो माना जाता है कि औरंगजेब की बहुत दिलचस्पी साहित्य में नहीं थी, पर बावजूद इसके औरंगाबाद जो है बहुत बड़ा केंद्र बनता है साहित्य का, जहाँ पर वो हैदराबाद, बीजापुर, ये सारे जो पहले के जो राजधानियां थी, यहाँ से लोग औरंगाबाद आते हैं। और फिर एक साहित्य चर्चा जो है, और एक साहित्य का उर्दू साहित्य जो है औरंगाबाद में माना जाता है कि बहुत फला फूला। यही वली दक्कनी नामक एक कवि हुए, जो औरंगाबाद से वो अहमदाबाद आए, फिर अहमदाबाद से दिल्ली आए। वली दक्कनी ने कृष्ण पर भी कविताएं लिखी है। और ये फिर दिल्ली जब आए तो उन्होंने देखा कि ऑलरेडी दिल्ली में एक कवियों का एक ग्रुप है, एक समूह है, जो अब उर्दू में कविताएं लिखने लगा था। पर वली दक्कनी जो है वो साउथ और उत्तर के बिल्कुल माना जाता है कि दोनों को इन्होंने मिलाया, और दोनों ही क्योंकि पूरे जीवन जो है वली दक्कनी घूमते रहे, और उसके बाद उन्होंने इस घूमने में भी मतलब लगातार उनका उर्दू बदलता रहा। जो औरंगाबाद में था वो अहमदाबाद में थोड़ा अलग हुआ, फिर दिल्ली आते आते वो फारसी और हिंदी का जो एक मिश्रण जो है, जैसे जैसे वो उत्तर की तरफ बढ़ते गए तो फारसी भाषा और यहाँ की हिंदी जो थी खड़ी बोली हिंदी, उसके मिश्रण से एक भाषा बनने लगी। और जब तक वो दिल्ली पहुंचे तो एक जो उर्दू मोहल्ला नाम से, मतलब कि एक उत्कृष्ट उर्दू या एकदम शुद्ध परिनिष्ठित उर्दू, उच्च कोटि के उर्दू, इसका प्रयोग बहुत सारे लोग कहने लगे कि हम उर्दू मोहल्ला में लिखते हैं, यानी हम एकदम उच्च कोटि की उर्दू में लिखते हैं। अवली जब दिल्ली पहुंचे तो उनके बहुत सारे समकालीन थे, जैसे फाइज थे, आबरू थे, एक थे मजहर जाने जाना, ये बहुत प्रसिद्ध नाम है, और आरजू एक थे। तो ये अपने समय के, जब वली दक्कनी दिल्ली पहुंचे तो उस समय अपने समय के जो कवि थे, नाजी थे, हातिम थे, आरजू थे, फाइज थे, इसमें मजहर जाने जाना और आरजू जो थे वो सबसे महत्वपूर्ण थे। इसलिए कि जाने जाना जो थे वो आध्यात्मिक काव्य लिखते थे, और काफी मतलब उनकी अपने समय में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि थी। और आरजू जो थे वो भाषाविद थे, मतलब वो कोश निर्माण के साथ साथ भाषा विज्ञान पर भी, मतलब उर्दू के भाषा पर भी मतलब वो काम कर रहे थे, उसको विकसित करने की कोशिश कर रहे थे। कोश का निर्माण किया आरजू ने अपने। उनके समय में ईरान के एक बहुत प्रसिद्ध कवि थे हजीन, उनके साथ जो भाषा विज्ञान पर उनकी नोकझोंक थी उस समय बहुत प्रसिद्ध हुई थी। ईरान के जो फारसी, यहाँ पर जैसे अमीर खुसरो मैंने आपको बताया फारसी में लिख रहे थे, गालिब ने, मतलब हम आएंगे गालिब वगैरह पर, गालिब ने जैसे फारसी में लिखा, या ये जो आरजू, मजहर जाने जाना, ये सारे लोग भी फारसी में लिख रहे थे। लेकिन ईरान के लोग ये समझते थे कि ईरान में जो फारसी लिखी जा रही है और हिंदुस्तान में जो फारसी लिखी जा रही है उसमें बहुत फर्क है। और ईरान की फारसी में लिखने वाले लोगों ने कभी हिंदुस्तान के फारसी लिखने वाले लोगों को महत्व नहीं दिया। इस वजह से भी इन कवियों ने अपने यहाँ की भाषा या उर्दू में लिखना शुरू किया, क्योंकि जब इसको महत्व ही नहीं दे रहा था तो फिर लिखने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि उस समय तक ये माना जा रहा था, जैसे कि मान लीजिए कोई हिंदी में लिख रहा है और संस्कृत में भी लिख रहा है, तो ये माना जाता था कि जो फारसी में अच्छा कविता लिख सकता है वही अच्छा कवि है। मतलब एक तरह से उस भाषा का ज्ञान और उस भाषा को बरतना, उस भाषा में लिखना किसी कवि की श्रेष्ठता को निरूपित करता था या उसको बताता था। पर जब ईरान के फारसी के जो लोग हैं या वहाँ का फारसी समुदाय था, यहाँ के फारसी साहित्य को महत्व नहीं देता था। कहा जाता है कि गालिब ने भी बहुत सारा फारसी में लिखा, लेकिन प्रसिद्ध वो अपने उर्दू की रचनाओं से ही हुए। इसीलिए इसको जो है जो
यहाँ के लोगों ने उर्दू में लिखना शुरू किया। और उसके बाद फिर 1775 ईस्वी के आसपास मजहर जाने जाना ने एक किताब लिखी, एक संग्रह तैयार किया जिसको नाम दिया दीवाने ज़ादा, जिसमें उस समय के कवियों को जो उर्दू मुअल्ला में यानी एकदम परिनिष्ठित या शुद्ध उर्दू में लिख रहे थे, उनको लेकर के एक संग्रह तैयार किया उनकी कविताओं का, जिसमें सौदा थे, रंगी थे, ताबा थे, ये सब इनके मजहर जाने जाना के चेले थे या शिष्य थे, जिसको उर्दू में शागिर्द कहा जाता है। सौदा अपने समय के बहुत प्रसिद्ध शायरों में से हुए। और इस तरह से आप देखिए कि जो अमीर खुसरो और मतलब कि वहाँ से जो परंपरा चली, पहले वो फिर दक्षिण गई और दक्षिण में वहाँ पर कई सारे राज्य के जो राजा थे उनको संरक्षण प्राप्त हुआ, उन राजाओं का, सूफियों को संरक्षण प्राप्त हुआ, उस समय के कवियों को संरक्षण प्राप्त हुआ। और फिर दक्कन में जब ये दौलताबाद राजधानी हुई तो वहाँ एक उर्दू बन रही थी। उसके बाद औरंगाबाद मेन केंद्र बना, फिर वो दिल्ली आए और दिल्ली में बहुत सारे कवियों का जो समूह था, एक बड़ा समूह था जो काव्य रचना कर रहा था। और उसके बाद जो है फिर 18वीं शताब्दी हम समझते हैं कि बहुत ज्यादा, जैसे दर्द एक कवि हुए इसी समय के, जो मजहर जाने जाना के 18वीं शताब्दी के पहले के जो कवि हुए। और दर्द को मतलब उनका जो फैमिली थी वो उनको काव्य जो प्रतिभा थी या काव्य रचना का जो हाँ अभ्यास था, तो वो प्रतिभा उनको जो है वो विरासत में मिली थी। और उस समय उर्दू जो है अब धीरे धीरे एक स्थिर रूप ले चुकी थी। दर्द जो थे वो सूफी मत से प्रभावित थे और लगातार सूफी मत की गूढ़ बातों को ये लोग अपनी उर्दू में या अपनी रचनाओं में कहने की कोशिश करते थे। जैसे दर्द का एक कविता की कुछ पंक्तियां हैं कि जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही नजर आया जिधर देखा, इन दिनों कुछ अजीब है दिल का हाल, देखता कुछ है ध्यान में कुछ है। तो ऐसे ये पता चलता है कि ये देखिए एकदम साफ उर्दू है। और ये इसको अगर देवनागरी में लिख दिया जाए तो ये खड़ी बोली है। तो इस तरह का संपर्क जो था हिंदी और उर्दू के बीच में, ये लगातार कई शताब्दियों मतलब कई सालों तक जारी रहा, जब तक कि 19वीं शताब्दी के या कह लिए हाँ 19वीं शताब्दी का जो आखिरी दशक है, उसके बाद से ये एक दूरी दोनों भाषाओं में थोड़ी पैदा होने लगी। नहीं तो इससे पहले हिंदी और उर्दू जो है वो एक ही जगह से विकसित भाषा थी और बिल्कुल समझ में आती थी जो भाषाएं थी, क्योंकि जो कवि भी थे वो यहीं के थे, यहीं की भाषा में वो पले बढ़े थे। तो आप जब भाषा लिख रहे होते हैं तब वो भले अलग हो जाए, लेकिन समाज तो आपका एक ही था, एक ही तरह के समाज में आप पल बढ़ रहे थे, एक ही तरह की भाषा को बरत रहे थे। बहुत सारे जो लोग थे वो अपने घर में अवधी बोलते थे, लिखते उर्दू थे। बहुत सारे लोग घर में अवधी बोलते थे और लिखते हिंदी थे। हम भी जो अभी हिंदी लिखते हैं और पढ़ते हैं, ये हिंदी जिस हिंदी में मतलब आप जवाब लिखती हैं या लिखते हैं, या जिस हिंदी में हम कविताएं पढ़ते हैं, ये हिंदी अगर हम अपने लोगों, जो हमारे हमारी रोजमर्रा के जीवन में आने वाली जनता है, उसको पढ़ाएंगे तो शायद उसको समझ में ही नहीं आए। उसके लिए ये हिंदी है ही नहीं। और ये किसी भाषा के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो जनता की भाषा से दूर हो जाती है। ठीक है कि जनता की भाषा में साहित्य नहीं रचा जा सकता है, पर इसके बावजूद थोड़ी नजदीकी तो बरती ही जा सकती है। हुआ ये कि हम लोगों ने जितने मुश्किल शब्द और जितनी मुश्किल भाषा का इस्तेमाल करना शुरू किया, लोगों के बीच में एक क्रेज बनता गया कि ये बहुत अच्छी हिंदी जानता है। मतलब आप जितनी परिनिष्ठित तत्सम प्रधान मतलब शब्दों का प्रयोग करें, तो उससे लोगों में एक ये बनता गया कि बहुत अच्छी हिंदी बोलता है। ठीक उर्दू के साथ भी ऐसा ही हुआ कि भारी भारी और मुश्किल शब्दों को उर्दू में शामिल किया जाने लगा। और वो उर्दू जो एक समय उर्दू नहीं बोलने वालों को भी आसानी से समझ में आती थी, वो उर्दू जो है वो लोगों से दूर होती गई। ये दोनों भाषाओं के साथ हुआ, ये उर्दू के साथ भी हुआ और ये हिंदी के साथ भी हुआ। और कभी भी मतलब जो सहज सरल भाषा है वही सबसे अच्छी भाषा मानी गई। लेकिन जिन लोगों के हाथ में उस समय इस भाषा का मतलब इस भाषा को बरत रहे थे, रचनाएं कर रहे थे, वो भाषा वो लोग जो हैं वो खुद भी इस देश की बहुसंख्यक जनता से दूर थे।
क्योंकि बहुसंख्यक जनता जो है वो गरीब थी, अपनी रोजमर्रा की लड़ाई लड़ रही थी, फिर आजादी की लड़ाई में शामिल थी। और जो लोग इसमें काव्य रचना कर रहे थे वो एक तरह से, किसी तरह से वो थोड़े से प्रिविलेज्ड लोग थे, यानी उनको थोड़ा सा जीवन में शांति और सुख प्राप्त था और उनका जनता से उस तरह से जुड़ाव नहीं था, या जो भी वजह हो, जिन भी वजहों से इस तरह से भाषा के शुद्धिकरण पर जोर दिया गया, वो चाहे उर्दू हो या हिंदी हो, इससे दोनों भाषाओं का नुकसान ही हुआ और दोनों भाषाएं एक साथ जन्मी थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 18वीं शताब्दी तक आते आते उर्दू का एक रूप जो है वो बन गया होता है, एक निश्चित हो गया होता है। और इसके बाद जो है 18वीं शताब्दी के बाद से ये बिल्कुल एक 18वीं शताब्दी का इतिहास जो है बहुत हलचल वाला इतिहास है। और उसके बाद फिर हिंदी में धीरे धीरे, उर्दू में धीरे धीरे वो सारे कवि आते हैं, जिससे फिर उर्दू का पूरी तरह से, एक तरह से कहिए कि उर्दू वो मकाम हासिल कर लेता है कि उसमें मीर जैसे कवि हुए, गालिब जैसे कवि हुए। और वो सोचिए कि आज से लगभग 150-200 साल पहले के कवि हैं और वो आज भी जो है हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं, या उतने ही मतलब मौजू जान पड़ते हैं। मौजू मतलब कि जरूरी जान पड़ते हैं ये जो कवि हैं। जैसे मीर का एक शेर है कि इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना। कतरा का स्वभाव है कि वो दरिया में फना हो जाता है, यानी नदी में मिल जाता है। दर्द का हद से गुजर जाना होता है दवा हो जाना। तो ये मीर की पंक्तियां हैं, मीर की उर्दू है, और इसको हम आज भी मतलब पढ़ते हैं। और मतलब जब कभी किसी तकलीफ में कोई होता है तो लोग कहते हैं कि दर्द का हद से गुजर जाना होता है दवा हो जाना। कि एक बार अगर आप किसी तकलीफ में हैं तो वो फिर दोबारा अगर वो तकलीफ आपको मिलती है तो आपको उतना नहीं सताती है, मतलब आपको लगता है कि ठीक है ये सब तो होता ही रहता है। और किसी भी तरह की, किसी भी मतलब आप उस तकलीफ वाला अनुभव भी होता है जिससे आप गुजरते हैं। तो इस तरह से गालिब भी हैं और भी कई लोग हैं। तो ये जो पोर्शन है जिसमें मीर, गालिब और ये सारे लोग हैं, इस पर हम अगले क्लास में बात करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा इससे पहले जो है ये इसका जो इतिहास है ये थोड़ा सा उलझा हुआ है जहाँ तक उर्दू आती है। और आपके सिलेबस में ये क्लियर है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कि उर्दू का जो पद्य रूप है वो अलग अलग जो है, जैसे गजल क्या है, मसनवी क्या है, ये सब पढ़ना है। तो जो टॉपिक है उससे पहले ये थोड़ा सा ये परिचय कि कैसे उर्दू साहित्य का या उर्दू भाषा का जो है विकास हुआ। एक किताब है मंजूर एहतशाम हुसैन की किताब, सैयद एहतशाम हुसैन की किताब है उर्दू भाषा का इतिहास। वो हिंदी में ही लिखी हुई है लेकिन वो डाउनलोड नहीं हो सकती, उसको आपको ऑनलाइन पढ़ना होगा। मैं आपको वो लिंक बता